देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटा हुआ अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, जिसको लेकर हर आदमी सजग तो है, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को लेकर, लोगों के मन में कहीं जिज्ञासा है, कहीं मायूसी है, कहीं दर्द है और कहीं पीड़ाएं हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का सरकार जहां आह्वान करती है और उस पर जब लोग चलते हैं, तो आप समझिए कि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें हजारों करोड़ों आप समझिए कि पेड़ लगे हुए हैं, जब वो उजड़ेंगे या जब उनको उजाड़ा जाएगा तो वो बहुत तकलीफ देगा, वो उन लोगों के लिए पीड़ा का सबब बनेगा जो लोग हमेशा अरावली के लिए लड़ाई करते रहे हैं। उनमें से एक आज पंकज ग्रोवर हमारे साथ हैं, जो लगातार अरावली में बढ़ाने का काम करते थे। पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं और आप समझिए कि उनको आज बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, और ऐसे ही दर्द पता नहीं कितने लोग अपने दिलों में समेटे हुए हैं, खासकर गुजर बाहुल्य गांवों में, जहां पर आज अरावली जो है उसको उजाड़ने के लिए बड़े स्तर पर किसी बड़े बिजनेसमैन के जरिए कह सकते हैं आप, या किसी ऐसे बड़े हाथ कह सकते हैं जिसके वजह से ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अब खतरे में हैं। 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों का एक नोटिस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उसी को लेकर हम बात करेंगे पंकज से। पंकज, आप लगातार पर्यावरण को लेकर एक्टिव रहे हैं, आज कैसे देखते हैं जो ये मुहिम है, क्या अरावली बच पाएगी? क्या ये 750-800 किलोमीटर का जो लंबा पहाड़ है जयपुर से रायसीना हिल्स तक, ये कैसे आप देखते हैं इसको? अंकित, सबसे पहले तो धन्यवाद, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरावली बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, इसमें मेरी दादी ने कहावत कहा करती थी कि हरी मरी है तो हम भी मरी है, और हरी ना मरी है तो हम काय को मरी है। गुजरों की पहचान अरावली से है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि गुजरों का अरावली से पुराना नाता है कि राजस्थान का वो पर्वत श्रृंखला जिसे माउंट आबू कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अर्बुद पर्वत था, उसे ही गुजर भूमि या गुजरता कहा जाता है, अर्थात गुजरों की जन्मभूमि। तो गुजर वहीं से शुरू हुए, गुजरात से चलना, और अरावली के सहारे चलते चलते दिल्ली एनसीआर तक पूरा जो अरावली के असली मालिक जिन्हें कहा जाता है वो गुजर लोग हैं। अब अगर आप समझेंगे कि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक ये वही अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसे गुजर प्रतिहार वंश ने अरबों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। गुजर और अरावली एक दूसरे के पर्याय हैं, एक माता है तो दूसरा पुत्र है। ये बात मुझे नहीं देखनी, ये आपको देखनी है कि अरावली बचेगी तो गुजर की पहचान बचेगी, और अरावली ना बची तो गुजर की पहचान ही क्या है। यानी कि आप कहते हैं कि गुजर समाज जो था ये, क्योंकि जो पुरानी किताबों में लिखा है, गुजर प्रतिहारा जो रहे, उन्होंने जो मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी या जो भी लड़ी, वो अरावली की तलहटियों में बैठकर और उनमें छिपकर आप समझिए कि एक तरीके से लड़ी। जो पूरा युद्ध की विद्या थी कि छापामार युद्ध किया जाए, उस छापामार युद्ध में अरावली पहाड़ियां अगर ना होती तो गुजर प्रतिवंश का जीतना भी बड़ा मुश्किल था। गुजर प्रतिवंश 300 सालों तक भारत की रक्षा ना कर पाता। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला जिसने खड़े होकर गुजरों का साथ दिया और माँ की तरह लड़ी, अपनी कोख में लेके चली नहीं गुजरों को, आज उसी माता पे जब बात बनाई है तो पुत्र क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। अगर मैं अरावली की बात करूं तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है, लेकिन आम जन जो है वो शायद अभी इससे छूटे हुए हैं। अगर ये अरावली पर्वत कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचता है, क्या कुछ होगा? अरावली पर्वत को नुकसान होने के या श्रृंखलाओं के खत्म होने के लोगों को क्या नुकसान है, और इन जो तलहटी में बसे जो गुजर समाज है या उससे लगते हुए जो गांव हैं उनको क्या नुकसान है? अंकित, मैंने अभी देखा था आपने ना एक गांव का मुद्दा उठाया था, शायद वो अनंतपुर गांव का मुद्दा था, और वो बहुत तरीके से आपने उसे नेशनल लेवल पे ले गए, इंटरनेशनल लेवल पे ले गए, और आपने एक मुहिम खड़ी की जिसने उस गांव को बचाने का काम किया। आज अगर मैं आपसे बोलूँ वो एक गाँव छोड़िए, हर गुजर का अपना घर खतरे में है, क्योंकि जब आपके पहाड़ को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं है, आपके गांव को गांव ही नहीं माना जाएगा, उसे तो मात्र माना जाएगा कि ये कमाई का एक अड्डा है। इस पत्थर को कोड़ के मुझे बजरी मिलेगी, मुझे धातु मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मैं तो उसे बेचने पे ध्यान दूंगा। और अगर मैं उन गिद्धों में से हूँ जिसे अपनी माँ की दलाली भी करने आती है, तो सबसे पहले मैं पोकलेन खरीदूंगा, सबसे पहले मैं उन चीज़ों की व्यवस्था करूंगा जिनसे मैं इन पहाड़ों को बेच पाऊँ, क्योंकि मैं तो माँ का दलाल हूँ ना। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको और हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी माँ की दलाली हो रही है, तो हमें तो बचाना है इसकी इज्जत को, इसकी आबरू को बचाना है, चाहे सर कट जाए, चाहे मिट जाए, चाहे नामो निशान ना रहे हमारा, लेकिन माता की अस्मत पे आँच नहीं आने देंगे।
अगर मैं पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करूं, क्योंकि राजस्थान से लगता हुआ ये पूरा पहाड़ है, राजस्थान 700 में किलोमीटर। एक बड़ी मुहिम है। आप समझिए, राजस्थान के लोग अवेयर हैं और वो सरकार से और लगातार सुप्रीम कोर्ट में जाने की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग कहाँ हैं, इसको लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ आप एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर देते हैं, लेकिन आप कभी उसके बारे में खुलकर अपनी राय नहीं रखते, अपनी बातें नहीं रखते, तो लोग कैसे अवेयर होंगे पंकज? कैसे ये अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और बेसिकली इस अरावली के संकट पर वो कैसे अपनी बातें रख सकते हैं? अंकित, सबसे पहले तो ना हरियाणा सरकार का हम संदर्भ समझते हैं। हरियाणा सरकार ने 3 साल तक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये माना कि अरावली एग्जिस्ट ही नहीं करती फरीदाबाद में। क्या आप अरावली पे खड़े हैं? खड़े हैं, आपका गांव के अरावली में है, लेकिन हरियाणा सरकार इस बात को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीछे कैपिटलिस्ट लोग हैं जो इन सरकारों को चलाते हैं, उनका कहीं ना कहीं विजन होता है कि इससे खनन करके कहीं ना कहीं कमाया जाए। जो पूरा दिल्ली एनसीआर बना है ये उसी सब चीज़ों से बना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन बहुत कमाल की है और मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 6 फुट से छोटा इंसान जो भी है वो इंसान नहीं है, इसलिए आप उसका सर कलम कर सकते हो और उसकी हत्या नहीं मानी जाएगी, उसका रेप नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। उसी तरीके से सिमिलर तरीके से जो 100 फीट से छोटी अरावली है, जहां हम अरावली पे खड़े हैं, ये शायद हार्डली 10 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर की हाइट की होगी। और अगर मैं 100 मीटर की बात करूं, तकरीबन 35-40 स्टोरी बिल्डिंग के हाइट के बराबर की बनती है। तो अगर उतनी ऊंची अरावली नहीं है तो आप उसे पर्वत श्रृंखला नहीं मान सकते। हैंस आप उसका दोहन कर सकते हैं, आप उसे लूट सकते हैं, आप उसे खसोट सकते हैं, आप उसका जो चाहे कर सकते हैं। आप समझिएगा एक बात को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, दिल्ली जो विजन था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स कोलकाता से राजधानी को छोड़ के आए और दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। उनका विजन क्या था? उन्होंने अगले 200 साल तक दिल्ली को मॉडरेट एनवायरनमेंट में रखने के लिए दिल्ली के आसपास पीएलपीए लगा दिया, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। उस समय पंजाब बड़ा सूबा हुआ करता था जिसमें लगभग पूरा पाकिस्तान, पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली, पूरा हमारा हिमाचल, पूरा जम्मू कश्मीर और चाइना का भी एक मेजर पोर्शन उसके अंदर शामिल था। तो जब उन्होंने इसको शामिल किया तो उन्होंने 200 किलोमीटर के रेडियस को, 100 किलोमीटर के रेडियस को सिर्फ ग्रीनरी रखा। उनका मानना था कि अगर दिल्ली को हम मॉडरेट एनवायरनमेंट से नहीं बचाएंगे तो दिल्ली भी राजस्थान बच जाएगी। यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर हमारा अलवर शुरू हो जाता है, राजस्थान शुरू हो जाता है। अगर बीच में से आप ये नेचुरल बैरियर हटा दो तो रेत को यहाँ तक आने में कितनी टाइम लगेगा? लू बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि अरावली की पहाड़ियाँ गायब हो रही हैं। अब ये सोचिए, जो हमारे नए अंग्रेज आए जी, आज़ादी की जो उन्होंने 1906 में एक डेफिनेशन रखी पीएलपीए की, उसको डेफिनेशन को दरकिनार करते हुए इन्होंने अरावली को अरावली मानने से मना कर दिया। ये कह रहे हैं आपकी माँ तो है, लेकिन 100% नहीं, सिर्फ 9% आपकी माँ है, क्योंकि 9% जो है वो 6 फुट से ऊंची है। बाकी आपकी माँ का शरीर आपकी माँ नहीं है। माँ हमारी पूरी माँ है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तो बचाना है तो पूरी अरावली को बचाना और पूरी पर्वत श्रृंखला को बचाना। आपका सवाल था कि दिल्ली एनसीआर के लोग क्यों नहीं समझ रहे। दिल्ली एनसीआर के लोगों से, बच्चों से मैं कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक सवाल पूछता था, बेटा आप में से कितने लोग पहाड़ों में रहते हैं? कुछ हाथ उठाते थे तो मैं उनसे, जो नहीं उठाते थे उनसे पूछता था बेटा आप कहाँ रहते हो? बोलते थे दिल्ली एनसीआर। तो मैं उनसे पूछता था बेटा दिल्ली एनसीआर कौन सी पर्वत श्रृंखला पे बसा है? बोलते थे कोई पहाड़ ही नहीं है यहाँ। लेकिन अगर आप जामा मस्जिद को जानते हैं तो जामा मस्जिद एक गैर मुमकिन पहाड़ पे बना है, अरावली पे बना है। अगर आप राष्ट्रपति भवन को जानते हैं तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे बना है, जो आखिरी कोना है अरावली का। हमें जब पता ही नहीं कि हम पहाड़ों में रहते हैं और ये पर्वत श्रृंखला जिसने मानव को जीवन दिया, जिसने धरती पे जीवन की उत्पत्ति की और जिसने भारत को बचाए रखा 300 साल तक आक्रांताओं से, अगर हम उसे पर्वत श्रृंखला ना माने, अगर हम उसे माँ ही ना माने, उसको डेफिनेशन में से ही गायब कर दें सिर्फ इसलिए कि हमारी मन की कुछ लालच है और बच्चे खड़े ही ना हो इस माँ की अस्मिता को बचाने के लिए, तो अंकित इसमें आप और मैं क्या कर लेंगे? बिल्कुल। अब आप समझिए कि आप देखिए मेरे पीछे ये जंगल है, ये वो जंगल है, ये वो अरावली हिल्स हैं जिनको लोग, आप समझिए कि विजिट करने आते हैं दूर दराज से चलकर। वो सूरजकुंड जैसे और जहां अभी हम हैं मौजूद, ग्रे फॉल्कन जैसे, आप समझिए कि जहां पर पहाड़ है वहां आके रुकते हैं सिर्फ इन जंगलों को दिखाने के लिए, इन हजारों वनस्पतियों को देखने के लिए, और आप समझिए कि इनके बारे में एक डीप स्टडी करने के लिए। लेकिन कुछ एक कैपिटलिस्ट आप कह लीजिए, कुछ एक ऐसे मौजीज लोग कह लीजिए जो सरकार को चलाने में मदद करते हैं, शायद उनको भविष्य के लिए पैसा इतना जोड़ना है कि ऑक्सीजन भी शायद खरीदनी पड़े, तो आज वो इस पैसे जोड़ने के लिए
ऐसे ऐसे ऑर्डर कराने का काम आप समझिए कि करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है जो यहाँ पर आज आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन आप कभी खरीद नहीं पाएंगे। ये पहाड़ी, ये जंगल, और आप समझिए कि यहाँ के ये जो खनिज जो तत्व हैं उनको आप जीवन में कभी भी प्राकृतिक जो हमें मिल सकता है वो शायद हमें मैन मेड कभी मिल ना पाए। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं चाहूँगा आप अरावली के लिए सजग हो, इस मुद्दे को उठाएं और भविष्य में इतनी मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ें कि सरकार को ये समझ आए कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। शायद अभी सरकार के नुमाइंदों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही हो। 2 लाइनें बोल के बात खत्म करते हैं जी। और एक कविता है जो लोकल्स में गुजरों में गाई भी जाती है ना, तो उसको मैंने कुछ अपने शब्दों में लिखा है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जागो रे अरावली के जाया, अरावली के बेटे तुम जागो, थारी माँ पर संकट आए, माँ पर संकट आ गया और तुम नहीं जाग रहे, तुम बेटे हो, तुम कौन हो, लानत है बेटे कहलाने पर भी। जिस माटी के खेले कूदे आज वो तुम्हें बुलाए, जिस माटी में तुम खेल कूद के बड़े हुए आज वो तुम्हें बुला रही है। जागो रे गुजर वीरो अरावली तुम्हें बुलाए, जागो रे गुजर वीरो अरावली तुम्हें बुलाए। बिल्कुल, आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।